very warm greeting to everyone present here and whoever is watching us. आज हमारे साथ हैं इंडियन आर्म फोर्स के नायब सूबेदार अरविंद कश्यप। ज्ञान सागर की तरफ से मैं प्रीति कनक को होस्ट आयुष गुप्ता के साथ ज्ञान सागर के 5वें एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम इस सेशन में ऐसे व्यक्ति के साथ बात करेंगे जिनके कारण हम सुरक्षित अपने परिवार के साथ हर त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। सेशन शुरू करने से पहले आइए जानते हैं ज्ञान सागर के बारे में। Gyan Sagar is a social service wing of NIT Silchar, volunteered by the students of the institute, which is encouraged and approved by the director of NIT Silchar. For the last few years, Gyan Sagar has put its effort towards the progress and prosperity of society. The development is in terms of general education, IT education, health awareness, job opportunity awareness, exploring the inherent qualities of kids in villages, etc. So we hereby have the exclusive interview session Gyan Samvad under the banner of Gyan Sagar. Gyan Samvad is an interview cum interactive session wherein members of the society became acquainted with the functioning of NGOs and social service organization in our localities by interviewing them. These episodes are streaming on the official YouTube channel of the Gyan Sagar. Gyan Samvad brings an opportunity to learn and get inspired by the interesting stories of the fighter who are devoting themselves for a noble cause. Sir, आपका इस सेशन में हार्दिक स्वागत है। कीर्ति, over to you. सर, हम लोग आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं। मतलब कि आपको कैसे एहसास हुआ कि आप ये आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं? एक हर अपने भारतीय युवा को ऐसा लगता है, जैसा मुझे भी फील होता था जब मैं +2 में था, कि मैं चाहता था कि मैं आर्म फोर्स को ज्वाइन करूं। उसके बाद भले ही मैं उसमें सर्व ना करूं, बट मैं ये चाहता था कि मैं लग पाऊं कि मुझे लगता है कि मैं क्या देश की सेवा के लायक हूँ। एक्चुअली मेरी जो दिल से चीजें थी कि मैं आर्म फोर्स को ज्वाइन करूं। उसके बाद भले ही मैं पूरी सर्विस ना करूं, बट ऐसा लगे कि हाँ, क्या मैं कैपेबल हूँ इस देश की सेवा के लिए। ऐसा जुनून था मेरे में। बट थोड़ा जैसा कि अगर कभी संदीप ने शेयर किया हो, मैं बहुत छोटे से एक रूरल एरिया से आता हूँ। वो छोटे से मैं वहाँ से था कि नहीं कुछ करना, तो पढ़ते पढ़ते एक छोटा सा स्कूल मेरा होता था जहाँ से मैंने 10th में उस समय बीजेपी गवर्नमेंट होती, तो मैं उस कॉलेज को बहुत ज़्यादा नहीं 70% से मैं वहाँ टॉप किया। फिर निकल के फिर मेरा एक सुंदर उतना अवेयरनेस नहीं होती थी। आज के दौर में आप लोग लकी हो कि इस एरा में हो कि इतना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप घर बैठे कहीं भी आप चीज़ें प्रोवाइड हो रही। एक गांव में छोटा टीवी, ब्लैक एंड वाइट टीवी भी नहीं होता था, न्यूज़पेपर नहीं गाँव में आ सकता था। तो हम पढ़ने के लिए वहाँ से 10th करके कॉलेज को 70% में उस कॉलेज कभी भी कोई 70% मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाया। और मेरे माँ बाप एक समझो फार्मर बैकग्राउंड से थे, उन्होंने पढ़ाया। फिर मैं वहाँ से एक इटावा पढ़ता यूपी में, इटावा डिस्ट्रिक्ट है इटावा यूपी का, वहाँ जाके मैं आगे की पढ़ाई किया। वहाँ BSc करने के बाद मैं चाहता था कि इंजीनियरिंग लाइन में आऊँ। मेरे फादर चाहते थे कि मैं मेडिकल में जाऊँ, बट मेरी रुचि मैथ में थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा था, इसलिए मैं वहाँ से BSc मैथ से किया। तो लास्ट ईयर, उससे पहले बताना चाहूँगा, +2 में मेरी भी इच्छा थी कि मैं बीटेक करूँ। तो उस जमाने में MLNR, अगर कोई बच्चे आप में से जानते हो कि एक मोतीलाल नेहरू रीजनल इलाहाबाद में कॉलेज आजकल शायद आई थिंक NIT IIT से जुड़ गए कॉलेज। वो कॉलेज का अलग से एग्जाम होता था एंट्रेंस, उसको मैंने क्रैक किया। तो मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए। सबमिट करने के बाद लेकिन वहाँ ऐसा होता था, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया तो आपने जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं मिलते। तो वो इतना डिले हो रहा था कि मैं BSc से भी 1 साल मेरी मिस हो जाती। तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट वापस लेके मैंने BSc इटावा से BSc किया। तो था क्या कि बाद में पता चला कि उस समय नए कॉलेज जुड़े तो उन्हें फ्री सीट मिलने वाली थी, मिल जाती। मतलब जो मेरे से पीछे थे लोग रैंकिंग में, वो फ्री सीट से बाद में मिले, तो 3rd सेमेस्टर मिले, तो फ्री सीट उनको मिली थी। तो फाइनेंशियली उतना ठीक नहीं था, इसलिए मैंने उस समय BSc करना चाहा। तो मैं अपना रूरल एरिया से 10th किया, वहाँ से +2 इटावा BSc करके। तो मैं एक इच्छा होती थी नहीं इंजीनियरिंग लाइन जाना। अब फादर चाहते थे मेडिकल में जाऊँ,
बट मैं इंजीनियरिंग लाइन में जाना था, तो अभी एक जुनून था इंजीनियरिंग लाइन में। तो मैं बीएससी करने के बाद मेरे दोस्तों ने सजेस्ट किया एक बार क्यों ना, जैसा मेरा जुनून भी था, एक बार मैं आर्मी को ज्वाइन कर लूं। तो आगरा से मैंने एक फर्स्ट अटेम्प्ट किया आगरा में, और साथ में एक, जैसा आप लोगों में शायद कुछ जुड़े होंगे, एनसीसी वगैरह भी कर रहे होंगे, तो मैंने एनसीसी से सर्टिफिकेट भी किया था, एनएसएस भी ज्वाइन किया था, जो आप लोग जानते हैं, एक वो एनएसएस होता है, नेशनल रिजर्व सर्विस के, और रोवर्स रेंजर। पैरेलली में 3 चीजें तो जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी में होती है वो ज्वाइन करके चल रहा था। बट किसी कारण से सेम टाइम इनकी अटेंडेंस होती थी, इसलिए हमें 2 एनएसएस और रोवर्स रेंजर से निकाल दिया। तो मैं एनसीसी का मेंबर रहा, सिर्फ सर्टिफिकेट लिया। अल्टीमेटली मैं आगरा से फर्स्ट अटेम्प्ट में आके मैं एग्जाम देना नहीं पड़ा ड्यू टू सी सर्टिफिकेट। तो एक टेक्निकल एग्जाम होता, तो पीसीएम से टेक्निकल एग्जाम के थ्रू मैं आर्मी एविएशन, जैसा बताया होगा, आर्मी एविएशन में इनरोल्ड हुआ। साथ में मैंने अपने एक फैकल्टी से ये एजुकेशन लेके आज मैं आर्मी के अंदर कुछ हेप्टर्स होते हैं, उन हेप्टर्स का मैं पहले टेक्नीशियन था, आज की डेट में सुपरवाइजर हूँ। तो बहरहाल मैं अभी एरोनॉटिकल फील्ड में हूँ, समझो, बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं। तो एक गांव से निकलते हुए जो मेरी इच्छा थी वहां पहुंचा, और मैं साथ में बताना चाहूंगा इस फील्ड ने मुझे इतना दिया कि मैं बाद में साउथ अफ्रीका हुआ, युगांडा हुआ, रवांडा हुआ, कुछ कंट्रियों का विजिट मिला। मैं वहाँ इसके थ्रू गया, इस पीस कीपिंग फोर्स के थ्रू, यूएन में भी सर्व किया मैंने, ऐसे करके। बहरहाल मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ, जो चाहता था वो मुझे मिला है। अभी आप लोग कुछ पूछना आगे आप। यस सर। सर बहुत अच्छा जान के खुशी हुई हम लोगों को कि आप पूरे सेटिस्फाइड हैं, और इतनी सारी जानकारी आपने दी, एनसीसी आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा सुन के। और मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि इस पूरे जर्नी में आपके इंस्पिरेशन कौन रहे, आपको मोटिवेट कौन करते थे? बिल्कुल, इंस्पिरेशन एक्चुअली एक छोटे गांव होने के बावजूद भी एक आर्म फोर्स में ही होते थे कि शुक्ला जी थे, वो सीआरपीएफ में होते थे। तो बहुत छोटा सा था मैं, तो जब भी, जैसा कि आपका एक थीम भी है आज, तो दीपावली को आते थे, वो क्या करते थे, गांव के सारे बच्चों को इकट्ठा करके, तो जो क्रैकर्स नहीं भी खरीद सकते उनको इकट्ठा करके, तो वो सबको क्रैकर्स वगैरह देते थे, और वो बोलते बच्चों को देते, तुम ये छुड़ाओ, तुम ये छुड़ाओ, तुम फुलझड़ी छुड़ाओ, ऐसा करके वो बोलते थे। तो बड़ा ऐसा लगता, तो दिल में एक ऐसी चीज आती थी कि नहीं यार, अगर मैं भी कभी किया तो मैं भी ऐसे बच्चों के लिए, एक अलग ही मजा था जब गांव में इकट्ठे आप सारे सेलिब्रेट कर रहे हो, तो वो खुशी अलग होती है। भले ही आपको एक फुलझड़ी मिली, लेकिन नहीं, वो इकट्ठे होके हम इकट्ठे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो बातें कुछ और होती थी। तो हाँ, वही, हाँ, तो वो इंस्पिरेशन वही थे जो ऑलरेडी सीआरपीएफ में सर्व करते थे, वो मेरे इंस्पिरेशन थे। और आगे अगर यहाँ जरूरी नहीं, फिर भी वो आज इस दुनिया में नहीं है किसी तरीके से, मतलब वो एक हार्ट अटैक से इसी लास्ट अगस्त में पास ओवर हो गए। तो हालांकि मैंने जितनी कोशिश की, मैंने उन्हें अपने गार्जियन जैसा समझा, और मैंने काफी फाइनेंशियली हेल्प करके उनका इलाज करने की संभव कोशिश की, और बहरहाल उनको नहीं बचाया जा सका। तो वो मेरी इंस्पिरेशन है। जी सर, सो आपकी स्टोरी का सच में काफी इंस्पायरिंग लगती है। लाइक आप अपना कोई एक यादगार अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे कि जो पोस्टिंग के दौरान हुआ आपके साथ, जो आपको बहुत अच्छा लगता हो? मैं स्पेसिफिक में एरिया रीजन नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, अभी एक चीज थी, इसी में रहते हुए एक फ्लड आया था। जैसा कि मैं बता दूं, मैं थोड़ा एम्बिशियस भी हूँ इन चीजों में। तो एक फ्लड आया था 2014 में जेएंडके में। तो जेएंडके मेरी कुछ यूनिट थी, तो वो पानी के अंदर, आप समझे, उस तरफ पुंछ एरिया पड़ता था, तो उस तरफ पाकिस्तान के सामने पोस्ट थी, हमारी पोस्ट इधर थी। इतनी बाढ़ आई कि अपने जो पोस्ट थी उसके 3 किलोमीटर पीछे से पानी ने, चेनाब नदी का पानी ने घेर लिया मेरे बंदों को। मतलब वो बंदे वापस नहीं आ सकते, पाकिस्तान की पोस्ट पहले से पीछे वो जा चुके थे। तो ऐसे में मेरा फील्ड, जैसा कि मैं हेक्टर में काम करता, तो मैं उनको रेस्क्यू करने का मौका मिला मुझे। तो मॉर्निंग में निकला, तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, अर्ली मॉर्निंग गया हुआ था, एयर कार्ड तैयार वगैरह करना होता था।
उसके बाद पता चला कि मुझे वहीं से ऑपरेट करने जाना था। ऑपरेट करके मैं 2 या 2:30 बजा होगा, मिसेज कॉल करेगी आप कहाँ पे हो, तो मैं उसे नहीं बता सकता था मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे हूँ, बिल्कुल ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन वो मेरी लाइफ में बहुत यादगार चीज थी। मैंने उन अपने साथियों को वहां से उठा के 20 से 22 उनको रेस्क्यू किया, उठा के बाहर अंदर ड्रॉप कराया। तो 15 बंदे थे, ड्रॉप कराया। उसके बाद मुझे एक रिकग्निशन, एक मेडल मिलते हैं, वो रिकग्निशन भी मिला। तो वो मेरा लाइफ का बहुत यादगार चीज है। ओके तो सर। उस चीज को मेरे अच्छी नजर से भी देखते हैं आर्म फोर्सेस में, इनको ये अचीवमेंट भी है। ओके सर, थैंक यू सो मच। सो जैसे कि अभी दिवाली आने वाली है, तो जैसे ही दिवाली का हम शब्द सुनते हैं तो हमें रोशनी, दिए, पटाखे, मिठाइयाँ ये सब याद आती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हमें वो ढेर सारा प्यार अपने परिवार दोस्तों के साथ बिताया गया ये त्योहार का समय याद आता है। लेकिन यह सभी के लिए एक समान नहीं होता। सीमा पर आप जैसे खड़े हमारे सेनानियों के बलिदान को हम कभी नहीं भूल सकते। जब हम यहाँ अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, वो अपने परिवार के सिर्फ एक बड़े सामूहिक परिवार की सेवा करते हैं, यानी हमारे देश की सेवा करते हैं, बिना किसी संकोच एवं अफसोस के साथ। तो सर, आप अपने परिवार से दूर एक अलग परिवार के साथ रहते हैं, जहाँ देश के अलग अलग हिस्सों से जवान आते हैं। उनके साथ आप किस तरह से त्योहार मनाते हैं, जैसे कि दिवाली हो गई, होली हो गई? एक्चुअली होता है क्या, धीरे धीरे जब आप घर से बाहर रहते हो तो एक शुरुआती दौर होता है। आप लोगों के साथ भी रहा होगा। शुरुआती दौर में आप हॉस्टल में आए, रहने लगे। फर्स्ट 10 दिन बहुत निकालना मुश्किल, 15 दिन निकालना मुश्किल। उसके बाद धीरे धीरे मैंने भी वो लाइफ देखी है। मैंने तो खुद से रूम में रह के खुद से खाना भी बनाना, फिर रहना, घर की याद। वो एक समय होता है, धीरे धीरे एक आप क्या एडजस्ट करने लगते हो। बाद में धीरे धीरे आपके दोस्त यार बनते हैं। उस तरीके से मेरा भी सेम कहानी है। यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, धीरे धीरे एक फैमिली बन जाती है, एक बॉन्डिंग हो जाती है। और आपका भी हम बड्डी जैसे बोलते हैं, हमें मेरे कुछ ऐसे हो जाते हैं कि बड्डी को फिर भाई से बढ़ के हो जाते हैं। भाई के साथ एक खून का रिश्ता होता है, लेकिन आपका दोस्त जो बनता है ना, वो बड्डी फिर वो उससे बढ़ के होता है। तो उससे बढ़ के होता है। भाई के साथ आपका हो सकता है कुछ फाइनेंशियल, कुछ चीजों की हिस्सेदारी हो सकती है, जिसमें आपके एक मन में कभी भी हो सकता है नहीं यार आगे बंटवारा हो। और दोस्त के साथ कोई चीज बांटनी नहीं होती, इससे प्यार होता है। तो ऐसे हम लोग एक फैमिली बन जाती है। धीरे धीरे जब साथ में रहते हैं तो एक फैमिली बन जाती है। फिर एक उसका एक अलग ही मजा है। मानता हूँ मैं, गाँव में भी सेलिब्रेशन होता है, करते हैं, वो एक अलग चीज है। उससे हम कम तर नहीं, इसको भी नहीं समझते। जब एक आपकी एक ह्यूज फैमिली बन जाती है बड़े आराम से, फिर ऐसा लगता है जब आप घर जाते तो हम इस फैमिली को भी मिस करते हैं। हम ऐसी नाव में होते हैं ना कि अगर हम घर जा रहे हैं तो फिर इस फैमिली को मिस करते हैं यार, वहाँ एंजॉय करते हैं। तो ऐसा वो एक मेरी फैमिली हो जाती है, ऐसी बॉन्डिंग हो जाती है। तो वहाँ भी मैं बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। कोई भी, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे ईद हो, कुछ भी, बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं उसको भी। तो आप लोग शायद ऐसा लगता हो कि घर से अलग क्या, एक वो कोई गिला नहीं होता हम लोगों के। धीरे धीरे एक हिस्सा बन जाते, हमारी एक फैमिली बन जाती है। सर, जैसा कि आपने बताया, आपने मित्रता की भी महत्ता बताई कि कैसे आप वहाँ रह के भी आनंद उठा लेते हैं दिवाली जैसे पर्वों का और सारे त्योहारों का। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि प्रत्येक आने वाले वर्षों में युवा पीढ़ी भूले जा रहे हैं कि इस दिवाली की असली महत्व क्या है। ये बस जैसे कि त्योहारों और कहानियों में सबक सीखते हैं, इस दिन को सिर्फ एक छुट्टी के जैसे देख रहे हैं लोग। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? देखो, हर इंसान को एक आइडियल लेकर चलना होता है। ये अभी एक अपनी संस्कृति, एक इंडियन संस्कृति में ये कुछ फेस्टिवल है। तो एक इससे भी ये फेस्टिवल आज लोगों ने बना लिया कि ये मात्र एक हॉलीडे है। ऐसा नहीं कि ये हमारी संस्कृति के आइडियल है, कि पर्टिकुलर किसी इंसान के लिए नहीं, समझो संस्कृति के आइडियल है। और आज अगर आपका आइडियल नहीं होगा तो आप अपना पथ भटक जाओगे। तो ये हमें भूलना नहीं चाहिए। अगर जो आज की युवा पीढ़ी है, मैं देखते हैं तो ये अच्छे रास्ते में नहीं। अगर वो भूल रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने आइडियल को ही भूल रहे हो तो आप किससे इंस्पायर्ड होगे? तो ऊपर से अगर दीपावली देखो तो भगवान राम के ऊपर है, तो वो तो इतना खास तौर से हम इंजीनियरिंग वाले लोगों के लिए इतना इंस्पिरेशन है सब लोग। उन्हें किस रास्ते से इतने कठिन परिस्थिति से गुजरते हुए अपने मोटिव को कभी उन्होंने नहीं, अपने मोटिव को कभी नहीं बोला।
तो सेम चीजें हम इसके साथ साथ आप लोगों को भी कनेक्ट करूंगा कि जो भी अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, आई थिंक, क्या मैं जान सकता हर स्ट्रीम के बच्चे हैं इसमें या कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम है इसमें? नहीं सर, हर स्ट्रीम के बच्चे हैं। हर स्ट्रीम के हैं सर, और हर ईयर के भी हैं। जैसे मैं अभी अच्छा। 3rd ईयर का हूँ, संदीपन के मतलब बड़ी पेयर ही कह लो, हम लोग एनसीसी में हैं, और ये लोग हमारे अच्छा। जूनियर्स हैं ज्ञान सागर के सर। तो होता ये कि आपने ये जो सुन के मैंने, तो आपने जैसे इंजीनियरिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपने अपने मोटिव से कभी नहीं भटकना है, कभी भी अपने मोटिव से नहीं भटकना है। अपने छोटे छोटे गोल लेके चल के और अपने मोटिव को हासिल करना है। तो सेम ये तो इतनी इंस्पिरेशनल कहानी है, समझो अपनी दिवाली एक विजयदशमी जो भगवान राम ने समझो वहाँ विजय पाई थी। तो इसलिए लोगों को कोई भी फेस्टिवल है उसके पीछे एक मोटिव है। आर्थर रमनी ने ऐसा नहीं कि एक मोटिव है तो इसलिए वो फेस्टिवल मनाया जा रहा है, और उसको अपने जीवन में कैसे हम धारण करें ये बहुत जरूरी है। तो युवा पीढ़ी को तो पक्का समझना है कि अगर आप ऐसा इसी को देख के खुद आप उसको खुद को तपाओगे तब खुद आप आज नहीं कल किसी का आइडियल बन सकते हो। अभी निरंतर ये पीढ़ी दर पीढ़ी है, लोग थोड़ा मोटिवेट होके और अपने सही रास्ते पर जा सकते हैं। तो सर आपने जैसे कहा उन बातों पर हम सब युवा पीढ़ी अगर अमल करे तो हमें हमेशा अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे और उसको संभाल कर रखेंगे। तो जैसे सीमा पे सेना के साथ ये त्योहार का समय बिताना परिवार के साथ त्योहार मनाने के से कैसे और कितना अलग है? लाइक आप घर पे कैसे मनाते हैं और जब आप अपनी पोस्ट पे होते हैं तो कैसे मनाते हैं? अब कितना डिफरेंस है? थोड़ा तरीका अब ऐसा है कि जैसे हम घर पे त्योहार ये थोड़ा रीजनल भी हो जाता है। जो आप घर पे मना रहे हैं, आप किस रीजन से बिलोंग करते हो, तो आपने उस रीजन को थोड़ा रिचुअली वैसे आप सेलिब्रेट करते हो जिस रीजन को। लेकिन अभी हम क्या कि बॉर्डर या कहीं होते हो, हमने कंबाइंड मिलके हमने एक अपना नई तरीका इजाद कर लेते हैं, क्योंकि हम पर्टिकुलर एक जगह के लोग नहीं होते जो वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, ये चीज है कि आप जिस रीजन को एमपी, यूपी, कोई उत्तराखंड या पीछे साउथ से जो जैसे मनाते हैं गाँव हो गए उस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, थोड़ी सी यह है कि हम सेलिब्रेट करते हैं फिर भी डिसिप्लिन कभी नहीं बोलते। हाँ। हो सकता है गांव में अभी सेलिब्रेट करने के फुलझड़ी या हम क्रैकर्स हैं, तो आपको पता है हम किस तरीके से गांव में थोड़ी शरारत साथ थोड़ी एंजॉय करके अपनी लिमिटेशंस को भूल के थोड़ा एंजॉय करते हैं। बट यहाँ पे हम एक लिमिट में रहकर, डिसिप्लिन में रहकर क्रैकर छूट रहे फुलझड़ी बहुत सारी चलाने को चला रहे, बट हम उतना ही एंजॉय कर सकते हैं एक डिसिप्लिन में थोड़े। हाँ, तो एंजॉय करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इमोशंस को भी कंट्रोल करके हम एंजॉय करते हैं बॉर्डर या कहीं। हाँ, तो ये थोड़ा सा अंतर है। अंतर में हम एंजॉय यहाँ भी करते हैं, एंजॉय वहां भी करते हैं। थोड़ा सा यहाँ कभी भी डिसिप्लिन को नहीं बोलते हैं। जी सर, ये थोड़ा सा अंतर रहता है। बाकी तो हम देख सकते हैं कैसे हमारे जवान हमारी रक्षा के लिए अपने घर परिवार से दूर रहकर अपने कर्तव्य निभा रहे हैं। जैसे कि सर ने भी बताया कि वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे थे, उस टाइम भी ने सिर्फ अपने कर्तव्य दिख रही थे। तो सर मैं आज का सेशन एक आखिरी सवाल के साथ समाप्त करना चाहूंगी कि भारत एक युवा देश है, अपने देश की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे आप, और आपकी उनसे क्या उम्मीदें हैं? युवा पीढ़ी मेरी तरफ से यही कहना है कि अपना मोटिव ना भटको। सबसे पहले बेसिक है कि आपकी शिक्षा सही होनी चाहिए। आज के देश के जो हालात हैं कि ये हर बच्चा अगर शिक्षित होगा, जरूरी नहीं कि वो बहुत अच्छी पोस्ट पे जाए, कि मैं कहीं जाके एक अच्छा इंजीनियर बने या किसी फील्ड में कोई मैनेजर बने जाके, जरूरी नहीं। अगर एक शिक्षित इंसान होगा तो एक अच्छा नागरिक बनेगा, एक अच्छा नागरिक होगा तो एक अच्छे देश का निर्माण होगा। ये बहुत जरूरी होता है। मैं हर जगह यही बताता हूँ कि आप शिक्षित हो। तो आज की डेट में एक छोटा एग्जाम्पल होता है कि घर में बोला कि अपने अभी तो चलो ठीक है, इतनी जागरूकता नहीं, तो बच्चों को लड़कियों को उतना नहीं पढ़ाते थे। बोला अरे ये कहाँ जॉब करेगी? अरे जॉब नहीं, एक बच्ची पढ़ेगी तो 2 घर संभालती है। तो कम से कम वो घर में जो छोटे पूरे बेवजह कलह होती है उसको बचाती है अगर शिक्षित। सेम कहानी अपने बच्चों के युवा पर है कि अगर बच्चा पढ़ा हुआ, जरूरी नहीं कि इंजीनियर बने, एक पायलट बने, एक बैंकर बने जाके,
बट एक अच्छा नागरिक तो बनेगा। एक नागरिक बनेगा तो एक अच्छे ऑटोमेटिक एक अच्छे देश का निर्माण होगा, चीजें अच्छे रास्ते पे जाएगा। तो ये मेरा कहना है। हाँ, तो जैसे कि आपने कहा कि लाइक एक अच्छा नागरिक होना जरूरी है। एक अच्छा नागरिक होना जरूरी है कि नागरिक तो, क्योंकि आप नागरिक तो हो ही इस देश के। अब कैसे आप आचरण धारण कर रहे हैं वो मैटर करता है, इस देश को इफेक्ट करेगा। आप अगर पढ़े लिखे शिक्षित हो तो ऑब्वियसली चांसेस बहुत अच्छे हैं कि आप अच्छे आचरण होंगे। अगर पढ़े लिखे हो तो आचरण अच्छे ही होगा। तो शिक्षित होना बहुत जरूरी है, तो शिक्षा की बहुत। और साथ में मैं कहूँगा आपका जो इनिशिएटिव है ये बहुत अच्छा है। एक आप लोगों के इसके साथ अपना बिजी लाइफ इतनी इंजीनियरिंग रहती है उसके साथ ये एक एक्टिविटी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये। अगर और कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। हम ज्ञान सागर के परिवार की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं कि आप अपने कीमती वक्त हमें दिया, और हम हमारे ज्ञान सागर के परिवार की तरफ से आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं सर। धन्यवाद। मेरी तरफ से भी आपकी टीम NIT सिलचर को स्पेशली अटैचमेंट ऐसा कि मेरा भाई भी वहाँ पढ़ रहा है और साथ में मैंने खुद विजिट किया उस NIT सिलचर को, इसलिए मैं बहुत अटैच्ड हूँ NIT सिलचर को। तो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। धन्यवाद सर, हम आपकी बातों को जरूर याद रखेंगे और इस वीडियो के माध्यम से सभी को पता चलेगी और वो अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे। धन्यवाद सर। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सर।